So what are the various steps at which food transfer takes place? So the various steps in a food chain at which the transfer of food energy takes place. At which the transfer of food energy takes place are called trophic levels. Are called trophic levels. Like seeds. Seeds से insect, से frog, snake, peacock. So it is. खाता है क्या? हाँ? peacock को कोई खाता है? नहीं. तो अपराध है हमारे यहाँ खाना. फर्स्ट ट्रॉफिक राष्ट्रीय पक्षी है ना. सेकंड ट्रॉफिक लेवल. थर्ड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. बस ऐसे ही बताना है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं करना है. What is the role of decomposers in ecosystem? ये हमने लिखा दिया कि डिकम्पोजर्स क्या क्या करते हैं. सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, कैसे क्लीन करते हैं. वो ना हो तो लाइफ साइकिल टर्मिनेट हो जाए. वो मटेरियल को फिर से क्या करते हैं, सर वो नेचर में ऑर्गेनिक को सिंपल फॉर्म में कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं. तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन हो गया ना. Effect of man's activity in ecosystem. तो ये तो डिस्कस हो चुका है. तो हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरनमेंट. नेक्स्ट पॉइंट है 15.3. इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी on the ecosystem, on the ecosystem, because we are using various machinery which has high potential, ठीक है, and we exploit the environment more than our requirement. Okay. So हम क्या करते हैं, आप सर को बोले नंबर चेंज करें. सर नंबर चेंज कर देना, ये करेगा ना. अरे नहीं मैं एक्चुअली बात बताऊँ, मैं सोचा क्या है चेंज की कोई बात ही नहीं है. हम आपको आप प्राइस रेंज में नहीं है ना, तो वो क्या बोलेगा. हैं, नहीं मिलेगा. चलो तो फिर इसको क्या जाना. हाँ, लेकिन डीलर में शायद से कैंसिल डीलिंग हो गया ना, तो आप सर वो एग्जाम में नहीं जाना था, कहीं इसलिए नहीं दे पाया. सर ये एल्बम के आप दे दो. इधर आ जाओ. Effect of man's activity on ecosystem. ठीक है. अब देखो, तो the shortening of food chain due to man's activity like hunting leads to imbalance in functioning of ecosystem and ultimately functioning of food web. कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम बीच से गुड इवनिंग बेटा, हम बीच से क्या करते हैं कि शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन. कभी गोट को खत्म कर दिया, जो चीज़ हमें चाहिए है ना. बहुत सारा हम लोग ऐसा फ्लैश यूज़ करते हैं कि नहीं. मीट का कितना एक्सपोर्ट होता है. कभी क्या होता है कि हम अपने प्लेजर के लिए लायन की और टाइगर की हंटिंग करते हैं. देन इट इज़ ऑल्सो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. ये पर्यावरणीय असंतुलन पैदा करता है. हम किसी फूड चेन में से किसी एक चीज़ को निकाल लें, देन इट हैज़ ए कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट. इसके बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं, कि विनाशकारी परिणाम होते हैं.
So that we should see. सर कैटास्ट्रॉफिक क्या? कैटास्ट्रॉफिक का मतलब विनाशकारी परिणाम, तो वो चीज़ बहुत अच्छी नहीं है। वो इससे क्या होता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे चाइना ने क्या किया, उसकी जितनी भी वाटर थी उसको क्या करना था कि बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करनी थी अपनी इकोनॉमी, तो उसने वाटर रिसोर्स का ज़मीन से यूज़ कर लिया। अब जो पानी होता है वो कितना भी बरसे, पानी अगर नीचे है तो आपको मालूम है आपकी ज़मीन मॉइस्ट रहेगी। पानी नीचे तो मॉइस्ट रहेगी, पानी ही नहीं रहेगा नीचे तो मॉइस्ट रहेगी क्या? तो उससे क्या हुआ कि उसकी ज़मीन में क्रैक्स आ गए, और अब वो उसकी बहुत सारी ज़मीन सिंजियांग प्रांत की जो स्टेट के पूरी इनफर्टाइल हो गई है। तो अब वहाँ के जो स्टेट्स हैं वो कह रहे हैं कुछ भी करो, चाहे पानी के लिए युद्ध करना पड़े, खाने के लिए दूसरे से छीनो, दूसरे कंट्री पर आक्रमण करो या कुछ करो। सर पानी नहीं है। पानी देखो दो तरीके से, एक तो पानी तुमने निकाल लिया और तुम्हारी फैक्ट्री का ड्रेनेज भी उसी वाटर सोर्स में गया। बहुत सारी फैक्ट्री तुमने बना दी, केमिकल फैक्ट्री, तो ये फैक्ट्री, तो वो ड्रेनेज कहाँ जाएगा? क्या सीधा तुम हर जगह तुम्हारे पास सी है क्या? रिवर में ही तो डालोगे। तो वो जो वाटर है क्या वो पोर्टेबल रह गया? वाटर पोर्टेबल नहीं रह गया। आइए, वाटर पोर्टेबल नहीं रह गया तो लोगों को पानी की दिक्कत हो गई कि नहीं हो गई? तो इस तरीके से देर ये आ गया और शायद इधर बैठो, सो वाटर की स्कैर्सिटी हो गई। तो इस तरीके से सच इज़ द केस। ऐसा रशिया में भी कई हुआ है कि प्रॉब्लम हुई है, जब हमने खिलवाड़ किया तब तक प्रॉब्लम हुई है। अमेरिका में हुआ है। अमेरिका में रिसेशन आने से पहले 1975 से आने से पहले लोगों ने वहाँ पर क्या किया, लोगों ने वहाँ पर आगे साथ में बैठ जाओ इधर। तो वहाँ पर उन्होंने गन्ने उगाए। क्यों गन्ने उगाए? शुगर केन, क्योंकि शुगर केन से अल्कोहल बनता है, और अल्कोहल से क्या होता है, पेट्रोल चलते, वो गाड़ियाँ चलती हैं क्या? तो अब वो जो शुगर केन उगाया वो एक साल में 5 फोटो पीरियड इस्तेमाल के 5 बार फसलें उगाई। तो क्या जमीन का न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो गया? न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो गया तो वो जो जमीन थी वो रेत हो गई। सॉइल इज कन्वर्टेड इनटू सैंड, और सैंड में कन्वर्ट होने के बाद उससे इतने तेज गुबार उड़ने लगे। वो इतना बड़ा सिटी था अमेरिका का कि वो 5 मंजिल तक गुबार उड़ने लगे। वो आज जो है घोस्ट सिटी कहलाता। सब लोग छोड़ के चले गए। अब वहाँ कौन रहेगा? समझ में आई बात कि नहीं? अच्छे से अच्छा शहर, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो रशिया में भी घोस्ट सिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो रिवर है, देखो एक और भी बात सुनो, तुम्हारे देश में रिवर है, रिवर के अपने चैनल से रिवर कहीं कहीं बह के जाती है। तुमने क्या किया, रिवर को काट के सब मिला दिया, बोला पूरे देश में पानी आएगा। नहर सिस्टम इंडिया में भी हुआ है, कैनाल सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर आई है राजस्थान में कैनाली, इंदिरा कैनाली तो आई है। इंदिरा गांधी। तो उन्होंने एक्सटेंसिव कैनलाइजेशन किया। तो उससे क्या हुआ, जो रिवर थी, रिवर का पानी सारा कहाँ चला गया बोलो? कैनाल में। और क्या रिवर सूख गई? तुम बहुत ज़्यादा कैनाल बना दोगे तो रिवर का क्या होगा? लोग तो कैनाल से पंप और सम्प लगा के सारा पानी खींच लेंगे। तो अब जब रिवर सूख गई तो उसमें पानी डालने पर भी वो अब इतना अंदर तक वो सैंडी तो होता है, तो उसमें पानी नहीं जा रहा है। यानी रिवर अब पानी कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। कैनाल भी खराब हो गई, जब रिवर में ही पानी नहीं जाएगा तो रिवर खराब हो गई। ठीक है कि नहीं? कैनाल सिस्टम, तो रिवर में पानी जाते रहना चाहिए। नहीं तो रिवर क्या होती है कि रिवर शैलो होती चली जाती है, उसमें मिट्टी गिरती है, और अदरवाइज वो मिट्टी सब बह के कहाँ जाती है? सी में। तो जब तक रिवर में डेप्थ नहीं होगी तब तक वो रिवर नहीं है। 3 मीटर कम से कम डेप्थ होनी चाहिए, नहीं तो वो ड्रेनेज हो जाएगा। 1 मीटर की रहेगी तो ड्रेनेज है, रिवर थोड़ी ना रह जाएगी। तो अगर ये केदारनाथ ने भी ये बड़ी दिक्कत की। केदारनाथ में जो हमारा सब कुछ वो हुआ था ना, लैंडस्लाइड, उसने ये जो भी हरिद्वार से आने वाली नदी है वो शैलो कर दी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने उसमें से बहुत सारा निकाला, मलबा निकाला, तब जाके उसकी गहराई ठीक करता है। क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि अगर वो गहरी नहीं होगी तो इधर उधर पानी जाएगा, फ्लड होगा। तो मैन मेड एक्टिविटी से फर्क तो पड़ता है। There are so many good lakes which had been converted into a drainage system। सीधे बैठो। तो इस तरीके से हो गया। तो हम ये देखेंगे कि अगर मैन ज़्यादा ग्रास का यूज़ करे, तो जैसे ग्रास, गोट और लायन, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? सारी गोट निकाल दी जाए, हम गोट खा लें तो क्या फर्क पड़ेगा? और लाइन निकाल ली जाए, हंटिंग कर ली जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर सारे आदमी गोट पे रिजाइड करने लगे, ठीक है,
मान लो हम अपनी लाइफ को चलाएंगे, हम गोट ही खाएंगे, तो जो ह्यूमन स्पीसीज है तब संपत्ति ज़्यादा चल पाएगी कि अगर हम ग्रास पे रिलाई करेंगे तो ज़्यादा चल पाएगी? ग्रास क्यों? दोनों पे ही मतलब ये ज़्यादा ठीक है, आप बोलो। ये ज़्यादा अच्छी कह रहे हैं, आप बताओ, बोलो सीजन। सीजन ने सब अच्छा बताया। सर ग्रास ग्रास पे, क्योंकि ग्रास का बायोमास ज़्यादा है, वो उसका जो ग्रास का वो उससे 10% गोट में जाता है, तो तुम्हारे पास गोट का बायोमास ही नहीं है, कुछ दिन में सब गोट खत्म हो जाएंगी, और ग्रास तो इतनी सारी है, तो उससे तुम डायरेक्ट एनर्जी लोगे तो 10% मिलेगी, और उससे उसको 10% मिलेगी, उससे तुम 10% लोगे, तो उतनी गोट नहीं है, थोड़े दिन बाद सारी गोट खत्म हो जाएंगी। तो गोट पे जो जिंदा रहेगा उसे गोट मिलेंगी नहीं थोड़ी देर में, लेकिन ये जो ये बायोमास है तो बहुत टन में है कि नहीं, 10 गुना 10% लॉ के हिसाब से। तो जितने लोअर ट्रॉपिक लेवल पर आप जिंदा रहोगे वो ज़्यादा जिंदा रह सकते हैं। एक्सटिंक्ट होने का खतरा इंसेक्ट पे नहीं है, पेस्ट पे नहीं, उनको तो मारा जाता है पेस्टिसाइड से, उन पे खतरा थोड़ी है, क्योंकि उनके लिए खाने की कोई कमी है क्या? एक्सटिंक्ट कौन होते हैं? जो हायर ट्रॉपिक लेवल पर है, क्योंकि उतना बायोमास ही नहीं है, इसीलिए तो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे हैं, ये चीज। सो इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी ऑन इकोसिस्टम, द शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन ड्यू टू मैन एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्टनिंग ऑफ फूड चेन ड्यू टू मैन एक्टिविटी, देखिए मैन एक्टिविटी लाइक हंटिंग, पोचिंग, हाँ हंटिंग या पोचिंग एक ही बात है। इससे क्या होगा? लीड्स टू इम्बैलेंस, लीड्स टू इम्बैलेंस इन फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम, functioning of system, that is पर्यावरणीय संतुलन इकोसिस्टम का मतलब होता है, चलता है, and ultimately in functioning of whole biosphere. Functioning of whole biosphere. अब देखो, क्या ये जो ओजोन लेयर अर्थ में डिप्लीट हो रही है निशा, क्या ये भी क्या किसी ह्यूमन इंटरवेंशन का परिणाम है? क्या हुआ होगा कि ये जो हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलीज किए गए जो रेफ्रिजरेशन के लिए होता है, फ्रियॉन, ठीक है कि नहीं? फ्रियॉन क्या होता है? दैट इज Cl और F, इसको कहते हैं फ्रियॉन 12, ठीक है? डाइफ्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या है? डाइफ्लोरोमीथेन, फ्लोरो पहले नहीं लिखा जा सकता है, F पहले लिखना पड़ेगा, डाइफ्लोरो। सर सी पहले आता है तो वो लिखते हैं ना क्लोरो। सी, अच्छा ये ज्यादा ठीक है, सी तो पहले आता है, डाइफ्लोरो, ठीक है? तो ये चीज हो गई। इसकी वजह से क्या होता है? इसका एक मॉलिक्यूल 10 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को खराब करता है। इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा सारे ओजोन लेयर को खराब कर देता है। तो ऊपर से आने वाली जो रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो फिल्टर नहीं हो पाती हैं, वो अल्ट्रा वायलेट ही आ जाएंगी। जब वो विंडो ओपन हो गई, हमने बताया ना, अल्ट्रा वायलेट से छन के आती हैं, तो वो ओजोन को क्या करती हैं? क्या ओजोन इस तरीके का मॉलिक्यूल है? O3। तो अगर इसके ऊपर यूवी रेस पड़ी तो यूवी रेस क्या करती है? यूवी रेस क्या इसे तोड़ देगी? सर O बन जाए। अब इससे O+O2 बना देगी, ठीक है कि नहीं? तो यूवी रेस के पड़ने से ये होता है, फिर ये नेसेंट ऑक्सीजन है, फिर कहीं फिर रात में चल के फिर ये ओजोन बनाएगी, दिन में टूटेगी, रात में बनेगी, ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन इनके चलने से अब यहाँ पर अगर ओजोन का लेयर डिप्लीट हो गया
तो एक तो ये परिणाम हो गया। अब आपको मालूम होगा इराक ईरान का जो गल्फ वार हुआ था, तो देयर आर मिलियंस टन्स ऑफ लीटर्स ऑफ ऑयल इज स्पिल। कहाँ पे स्पिल हो गया? सी लेवल पर, सी पर फ्लोट करने लगा। तो जब सी पे फ्लोट करने लगा तो क्या हुआ कि वो पानी अनफिट हो गया एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। तो देखा गया कि जो सी बीच हैं, इतने सारे बड़े बड़े मैमथ जो एक्वेटिक एनिमल्स है सब मर के आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको ऑक्सीजन नहीं मिली ना। ऑक्सीजन कहीं तो ट्रांसफर होता है, बीच में ऑयल की लेयर हो जाएगी तो क्या होगा। तो इस तरीके से इससे एक्वेटिक लाइफ का बड़ा डैमेज हुआ। तो हमने देखा है कि ह्यूमन इंटरवेंशन से, चाहे वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट हो, एफ्लक्स होता है ना इंडस्ट्री से, वो ड्रेनेज कर देते हैं रिवर में, तो उससे क्या होता है, रिवर गंदी होती चली जाती है और अल्टीमेटली या तो उसका पीएच बदल गया, पीएच बदल जाने से फिश मर जाती है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन से बहुत कुछ होता है। इवन हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमारी वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से आइसबर्ग पिघल रहे हैं और जगह जगह जो वाटर लेवल है, ओशन लेवल, ये बढ़ता चला जा रहा है। सर सीएफसी का प्रोडक्शन कम नहीं हो सकता? सीएफसी की जगह अमोनिया का इस्तेमाल करने को कहा गया है कि सीएफसी का मत करो, लेकिन कई बार क्या होता है ना, अमोनिया लीकेज होने लगती है। तो अमोनिया तो वो है जो हम लोगों के यूरिनल में से गैस निकलती है, तो ऐसे में उस कमरे में फाउल स्मेल आएगी अगर जरा सा भी होगा। तो लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते अपनी सुविधा के लिए। तो देयर आर अदर गैसेस जो कि सीएफसी की जगह हैं अल्टरनेट, बट अमोनिया को बेस्ट इसका ऑप्शन माना गया। अब देखो कि अल्टीमेटली फंक्शनिंग ऑफ रूल बायोस्फीयर, द फॉर्मेशन ऑफ सहारा डिजर्ट, या यहाँ पर भी ये देख लो, यहाँ पर काले हिरन की मान्यता है राजस्थान में, बड़ा वो माना जाता है। तो उन्होंने कहा काले हिरन को नहीं मारना है, काले हिरन को नहीं मारना है, तो फिर काले हिरन को खिलाओ पिलाओ। लेकिन ये पहले बहुत हरा भरा क्षेत्र था, तो काले हिरन के लिए जब घास कम पड़ी तो उन्होंने सैपलिंग्स खाना शुरू कर दिया। जो नई पौध होती है ना, उगते ही वो खा लेते थे। अब जमीन में जब सैपलिंग ही खा लोगे तो जमीन में कुछ बचेगा क्या? तो धीरे धीरे जमीन की रेत उड़ती रही, जब वो सैपलिंग भी नहीं रह गई ग्रास, तो वो सैंड बन गई, तो घास भी मारी गई, हिरन भी मारे गए, और ये डेजर्ट बन गया, थार डेजर्ट। बात समझ में आ गई? सलमान खान ने मार के अच्छा किया। सलमान खान ने तो अच्छा किया, सर पर गलत टाइम पे मारा। हाँ, तो इस तरीके से वो बाइस पे इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसकी वजह से एक सहारा डिजर्ट ऐसा ही नहीं है, सहारा डिजर्ट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इल इफेक्ट ऑफ डेलिकेटली बैलेंस्ड इकोसिस्टम। देयर आर सम डेलिकेटली बैलेंस्ड इकोसिस्टम। तो हमारा थार डिजर्ट भी ऐसे बना है, और इसी तरीके से सहारा डिजर्ट में भी यही काम हुआ है। Now, अगर मान लीजिए आपने लायन को मार डाला, वहां पर जो दुबई में थे बड़े बड़े रईस थे, शेर थे, उन्होंने कहा हम शेर को पालेंगे, पाल लिए, और शेर को मारेंगे। अच्छा, उन्होंने शेर को हिंदू मार दिया, दुबई के जो रईस थे ना, उन्होंने शेर को मार दिया, तो उससे डेजर्ट कैसे बन गया सहारा, हरा भरा क्षेत्र, डेजर्ट कैसे बन गया? डियर बढ़ गए। डियर सर मैं बताऊं, डियर बढ़ गया तो घास खा गए, सारी घास खा गए। अब जब सारी घास खा गए तो कुछ बचेगा घास में? जमीन की क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी सॉइल, और वो उड़ेगी बहुत दूर दूर तक। ये चीज सर फिर वो डियर को भी मार ही देते हो इतना था। डियर तो जब घास ही नहीं बची तो डियर मर गए, उससे गिद्ध बढ़ गए, फिर गिद्ध पालने लगे। वल्चर। तो नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल कि ह्यूमन इंटरवेंशन, सो इफेक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटी ऑन इकोसिस्टम। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि find after effects, if any link of grass, goat and lion is removed। अगर मान लीजिए इसमें से किसी एक को हम रिमूव कर दें तो उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। तो अब जरा देखें कि पहला, इफ ग्रास इज रिमूव,
अगर संपत ग्रास रिमूव हो जाए तो क्या हुआ? ठीक बता रहे हैं बताओ रजत। क्या सर? सर गोट मतलब क्या है वो मतलब गोट मर जाएंगी, और गोट मर जाएंगी तो लायन लायन मर जाएंगे। सो इफ ग्रास इज रिमूव्ड देन, कहने का मतलब है तुम इस कंक्रीट के क्षेत्र में गोट को छोड़ दो, यहाँ कंक्रीट ही कंक्रीट है, वो लोग घूमो तुम लोग और लाइन को छोड़ दो। तो ग्रास इज रिमूव्ड देन गोट। सर हाँ सर इन क्वेश्चन में फूड वेब को साइड में रख के आंसर देते हैं ना क्या? सर? अगर इन क्वेश्चन में फूड वेब अप्लाई करेंगे तो बोलेंगे कि अगर गोट मर गई तो लायन के लिए सर गोट थोड़ी और भी चीज़ है। नहीं, फूड वेब के ऊपर नहीं है, मतलब हम इसी तरीके से करते हैं, हम फूड चेन पे आंसर देते हैं, वेब पे नहीं देते। तो गोट कैन नॉट सर्वाइव, और गोट नहीं सर्वाइव होगी एंड अल्टीमेटली डाई ड्यू टू डेथ ऑफ गोट। There will be scarcity of food. ये कहा जाता है कि लायन जंगल का राजा होता है लेकिन मरता भूखा ही है। ये बात मालूम है? जब वो शिकार नहीं कर पाता कई दिनों तक पड़ा रहता, मर जाता। Will be scarcity of food for lion and ultimately, यानी तीनों ही खत्म हो जाएंगे। Lion will die. Second, if goats are removed, अगर गोट को रिमूव कर दिया जाए, सर तो फिर उससे ग्रास को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? ग्रास को सर किससे? बस वो बड़े होंगे ना, मतलब ऐसा तो नहीं ग्रास। हाँ, ये गोट रिमूव किया जाए, बताइए क्या होगा? सर नहीं, मैं पूछ रहा था सर, तो फिर लायन मर जाएंगे। तो लायन मर जाएंगे एंड ग्रास विल ग्रो एंड अल्टीमेटली फॉल ऑन द न्यूली ग्रोइंग ग्रास। सो द न्यू ग्रोथ विल बी हैम्पर्ड। उससे क्या होगा कि नई ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब आप ग्रास कट करते सर डिकम्पोजर्स है तो हैं? डिकम्पोजर्स है ना? डिकम्पोजर जैसे वो जो पुरानी घास होती है वो हार्ड होती है, वो नई पे गिर जाए तो वो सड़ जाएगी पुरानी घास। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से if goats are removed अरे then सर ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब गोट को हटा दे तो लायन इवॉल्व हो जाए और हर्बीवोर बन जाए? नहीं मतलब हो सकता है, बट उनकी उतनी एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, तो इस तरीके से कुछ होता नहीं है। अब तो कई बार देते हैं कि मेथी पालक देते हैं अपने कुत्ते को, तो ऐसे फैलाता है, गुस्सा हो जाता है क्या सारा गुस्सा दिखाएगा कि मैं क्या। if goats are removed, ठीक है कि नहीं, then lions cannot, इतना आसान नहीं है इनको survive. Lions cannot survive and ultimately die. And वो die हो जाएंगे, फिर इसके बाद क्या होगा? The grass will, ठीक है, the old grass will cover। सर वैसे अगर ये ग्रास बढ़ जाएगी तो सर जो मतलब चिड़िया इनको खाती हैं ग्रास को, उनकी तादाद भी तो बढ़ जाएगी। मतलब जैसे बतख और ये सीड्स खाती हैं, एक्चुअली ग्रास को नहीं खाती हैं, सीड होंगे तो खा लेंगे। So old grass will cover new saplings and their growth will be hampered। बहुत खाना के लिए ग्रोथ ऐसा नहीं कि घास हट जाएगी, घास रहेगी, Yes, sir. लेकिन ग्रोथ वो ऐसे मिड्यू नहीं रहेंगे कि नर्म घासों के चारागाह। अच्छा, अगर लाइन को रिमूव कर दिया जाए, इफ लाइन्स आर रिमूव, तो कुशाग्र फिर क्या होगा? बकरियों की आबादी बढ़ जाएगी, घास खत्म हो जाएगी और लैंड बंजर हो जाएगी। हाँ, so if lions are removed, then there will be no predator for prey
predator for goat. Population of goat will increase, and one day Salman Khan population of goat will increase कंट्रोवर्शियल and बनाओगे सर आप सर यूट्यूब पर डाल these will eat all grass. ये graze कर लेंगे. These will graze all grass including saplings. तो saplings को खा जाएंगे and land will become barren. Land will become infertile. तो इसके बाद वो बंजर हो जाएंगे. So these are the effects. ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि ऐसा होने से पीछे ही बैठा है वो प्रवीण आ रहा है सर सर फ्रिज सीएफसी के बिना बन सकते हैं, मतलब उसको यूज किए फ्रिज में जो गैस होती है ना, तो वो कूलिंग गैस वो सीएफसी की होती है. पहले अमोनिया डाली जाती है, जब सीएफसी डाली जाती है. सर तो फ्रिज खोलती बदबू आती है कि अमोनिया डालते हैं अमोनिया में ऐसा नहीं है, वो उसके अंदर की गैस. पुरानी फ्रिज होगी तब बदबू आएगी, जब लीकेज नहीं होगा तब क्यों आएगी? वो तो एक्सपेंशन में वो है. अब सही तरीके से नहीं बनी होगी, नई फ्रिज में क्यों आएगी? आप देखो पुराने एसी रूम जितने स्मेल आती है, इसमें अमोनिया पड़ा है. अब उसमें भी फ्री आग डाली जाने लगी. तरीके से होता है. चेक होएगा सर. शाहिद ये तो पुरानी नहीं है, ये पुरानी नहीं है. सीजन आया क्या Yes. बोल क्या रहा था कल आऊंगा. नहीं आज तो टेस्ट लेना था यार. एलएन का देने गया था ना सर. तू तो आज अरे दे आराम से. ना यस के 116 है. सर पता नहीं मेरे भी कुछ भारी है. अरे यार तू टेस्ट दे ना. सर ये वाला टेस्ट का पेनल्टी लगा के ऐसे शाहिद के भी 114 के 117 पर यस. सारे टेक्नोलॉजी में समझ जानता थी ये बबल बैटरी का लास्ट शाहिद अमित कुमार क्या हो रहा है यस शाहिद और Yes. ये नहीं देखता दूसरे गेम में प्रवीण साइकिल गेट खुला हुआ था, पता चला गया. आधी बार मुझे सृजन सृजन तो फर्स्ट किसी से कहते हैं. अरे वो स्टैटिस्टिक हाँ भाई याद आ गया भाई, याद आ गया. अरे याद आ गया भाई. कुछ थैली वैली लाया हो ना रखते. अलग ही क्या है.
कर दिया कुछ नहीं पता लेकिन देखते हैं पापा तो कहाँ के हो ईशान, बहुत बात करते हो। नहीं सर यूपी अरे कानपुर का हो सर यूपी कितना पान खाता हूँ ठीक है। Now, grass, hawk, rabbit, frog, deer, which belongs to same profit level? Which belongs to same profit level? That is grass, hawk, rabbit, frog, deer. सर ये बुक का क्वेश्चन है आप बताइए कौन एक ही उसमें आते हैं? रैबिट रैबिट एंड वही। क्योंकि ये तो इंसेक्ट को खाएगा, तो इसलिए रैबिट एंड डियर belongs to second trophic level as they feed on, वो किस पे feed on हो? Feed on producers, ये चीज है। Okay, now how the energy transfer takes place? सर एक डाउट है सर, जैसे कोई एनिमल को कोई डिजीज है तो कोई एनिमल उसे खा लेते क्या उसका 10% ही जाएगा डिजीज? बोलो। सर जैसे कोई एनिमल है किसी को एनिमल है सर तो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हमने इसे कवर नहीं किया, आपने अच्छा पॉइंट बताया है कि जैसे कि हमारे में क्या होता है ना DDT, तो वो चीज़ बढ़ती चली जाती है, हम अभी उसको कवर करेंगे। अच्छी बात सही। सो हाउ द एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग, इफ सन जो है रेडिएट्स 2000 किलो जूल, सर 1 मेगावाट में कितना दूर होता है? एक क्या कर रहा है मेगावाट, इट इज 10 to the power 6 वॉट। जूल मत बोलो, जूल पर सेकंड बोलो, वॉट से जूल पर सेकंड होता है ना। यस सर। तो इस तरीके से पर सेकंड। तो सन रेडियस 2000 इतनी किलो जूल एनर्जी देता है। तो अगर मान लीजिए सन से प्लांट रेडिएट्स ऑन प्लांट की बात कर रहा हूँ, इतनी थोड़ी वो करता है, इतनी रेडिएट करता है प्लांट पर, ठीक है। तो प्लांट, इंसेक्ट, फ्रॉग, सर 0.2% करता है। जितनी भी करे वो हमें एक अमाउंट दिया गया क्वेश्चन करने के लिए। तो अब इसी कर रहा है फ्रॉग, दैट मींस स्नेक, पीकॉक, एंड हाउ मच इज, ठीक है। तो एवरी लेवल पर लिखना है और ये भी लिखना है कि पिकॉक तक कितना पहुंचेगा। अगर मान लीजिए इसने 2000 किलो जूल रेडिएट की है, तो रजत इसको कितनी मिलेगी? सर 20,000 जूल्स। जैसे इन्होंने ठीक सर बताया, इनको जूल में कन्वर्ट करना हाँ होता है। सर ऐसा ही जूल में बदलने की जरूरत नहीं है। सर वो बोलते हैं, सर मैम ने बताया कि हमेशा जूल में करना, किलो जूल ये में देख लो करना। ना, हाँ। ये कर दिया 1% एनर्जी मिलती है, फिर 10% पर देगा, तो ये कितने हो गया? 20 किलो जूल। 20 किलो जूल। अब इससे इसमें कितना सर आएगा? 10 तो 2 किलो 20 into जूल। 10%, सर 2 किलो। तो ये कितना हो गया? 2 किलो जूल। 2 किलो जूल। 0.2 और 2 किलो जूल का भी 10%, 0.2 जूल। तो इट इज 0.2 किलो जूल। अब 0.2 किलो जूल का 10%, सर 0.02 0.02 किलो जूल, और 0.02 किलो जूल का 10%, सर 0.002 किलो जूल।
0.002 किलो जूल, इसमें बल्कि 1000 से मल्टीप्लाई कर सर दो 2 जूल बस। तो दैट इज 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 02 into 1000 और फिर जूल भी लिख देना यहाँ पर। तो 3 जीरो है, बढ़ जाएंगे तो 2 जूल। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज whatever energy is falling, only 1% is absorbed by plant. प्लांट जितनी एनर्जी इसमें डालता है तो 1% इज एब्जॉर्ब, ऐसा हमने 10% लॉ में लिखवाया है ना। हाँ सर। तो ये इतनी गिरी लेकिन इसने 1% एब्जॉर्ब की और उस फोटो एनर्जी को उसने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है, ऐसा होगा। नाउ व्हाई द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन एनी फूड चेन इज लिमिटेड? सर क्योंकि सर जितना आगे जाएगा उतना एनर्जी कम ट्रांसफर। Yes, because the energy transfer is so less, it is only 10%. So the tropic level cannot sustain longer. इस क्वेश्चन को लिखो। Why the number of 4 या at most 5 होता है? Why the number of trophic levels in a food chain is limited? In a food chain is limited. Now, so food chain generally consists of 3 to 4 steps. Food chain, जैसे लॉ एंड गोट वाले में 3 स्टेप तक ही थी। Chain consists of generally 3 to 4 स्टेप्स। ठीक है, 3 से 4 स्टेप होती है। यहाँ देखो 3 स्टेप की थी, क्लास तो 4 की भी हो सकती है। नाउ इट इज however some reaches up to 5 steps, some at most, बहुत ज्यादा हो गया। सॉरी। 5 steps। ठीक है, now as due to 10% law, ठीक है, very less energy is available for the organism at highest trophic level. As due to 10% law, there is very less energy available for organism at highest trophic level. तो इस वजह से it is very difficult to sustain their life with this less amount of energy. यही रीजन है। Now तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले क्या होता था कि डीडीटी का छिड़काव होता था। ये करीब 30 साल पहले की डीडीटी इंडिया में भी अभी भी मिल जाएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो डीडीटी है, डीडीटी का पैकेट मिल जाएगा आपको बाजार में। तो क्या होता है, इसका छिड़काव ये लोग क्या करते हैं, खेतों में करते हैं पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स का ऐसा छिड़काव करते हैं, ठीक है। तो हाउएवर अब हम देखेंगे, जैसा कि प्रांजल का क्वेश्चन था कि जैव प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं? ये बात है कि नहीं? सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? accumulation of toxic waste as we move higher in the trophic. in a trophic level, then ये जो भी ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी है, their amount
keep on increasing. So let us write what is biological magnification. सर जूल्स सर उसके आगे जूल्स लगेगा ना जूल, हाँ। ऊपर का हटा दें। Yes. सो सर नीचे को ना करें। ठीक है। ऊपर का होगा ना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। So the increase in concentration of harmful chemical substance, the increase in concentration of harmful chemical substance like pesticides in the body of living organism, in the body of living organism, as at each trophic level, at each trophic level, as we of the food chain, of the food chain is called biological magnification. मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये प्लांट है और प्लांट में हमने यहाँ पर कुछ न कुछ पेस्टिसाइड्स डाला, तो पेस्टिसाइड्स धीरे धीरे ये रन ऑफ होकर के इसमें चला जाएगा। डीडीटी, बारिश होगी तो क्या होगा, ऐसे नहीं चला जाएगा तो नीचे से चला जाएगा, क्योंकि परकोलेट होगा, फिर अल्टीमेटली वाटर सोर्स में तो वाटर बॉडी में नहीं चला जाएगा। तो यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर जो बहुत सारी फिशेज हैं तो वो क्या करेंगी, उस पानी को पिएंगी, पानी को लेती रहेंगी और फिर निकालती रहेंगी, तो उसी से उनके अंदर क्या होगा, ब्लड में ऑस्मोसिस होती है वाटर से, जिससे कि ऑक्सीजन लेती हैं या कुछ भी है, तो एक डिफ्यूज़न होता है। कुछ भी हो, लेकिन उसके थ्रू या कुछ भी वो खाती हैं, लार्वा खाती हैं, तो उनसे उनमें डीडीटी चला जाएगा। लेकिन जो बड़ी मछली होगी वो एक दिन में ऐसी 10 मछली खा जाएगी, तो वो क्या करेगी, तो दैट इज, अगर ये इसको खाती है तो इसके खाने से ये हमें मालूम है डीडीटी 60 ईयर्स तक रहता है, 60 ईयर्स तक डिकम्पोज नहीं होता बॉडी में। तो अब अगर ये इसको खाएगी तो ये रोज 10 मछली खा रही है, तो क्या इसकी परसेंटेज जो डीडीटी इसने खाया है उससे ज़्यादा परसेंटेज इसमें होगा ही। सर इसमें 10% नहीं लगेगा? 10% से नहीं मतलब है, जैसे मान लीजिए आप कहें कि भाई हमको रोज फिश खानी है और वो जो फिश आप खा रहे हैं वो रोज 10 मछली खा रही है, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो हमारे यहाँ तो ऐसी कोई फसल होती नहीं है जिसमें इंसेक्टिसाइड ना पड़ता हो, क्योंकि कोई फार्मर रिस्क नहीं लेता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत मेहनती फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ भी ऐसा नहीं ज़्यादा डाला जाता है, इवन जो भी उसमें हर्बिसाइड डाला जाता है वो अगर डाले भी जाते हैं तो नीम का छिड़काव किया जाता है, नीम के पानी का छिड़काव। ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली जाती है कि जो केमिकल हो। तो इसीलिए कि ऑर्गेनिक एक फ्रूट है वो 300 का या 400 का आता है एक से, तो वो इसीलिए कहते हैं ऑर्गेनिक है, उसके नाम पे वो फिर अलग ही रेट होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये बड़े बड़े एक्टर और ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग ही तो करवाते हैं अपने यहाँ और वही खाते हैं, उन्हीं का सबके ऑर्गेनिक फॉर्म्स हैं। तो ये जो चीज़ होती है तो हम लोग जो खाते हैं वो सब किससे है, ये स्प्रे होता है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, तो पानी में रन ऑफ हुए, वहाँ से एक्वेटिक में गए
एक्वेटिक में जाने के बाद क्या हुआ, अगर इनमें नहीं भी गए तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो गोट हैं, क्या वो प्लांट नहीं खाएगी? और क्या प्लांट में वो पानी परकोलेट नहीं हुआ है? पानी में तो सीप हुआ है, जरूरी थोड़ी है कि उसने मिनरल्स ही लिए हों, क्या उसने वो डीडीटी नहीं एब्जॉर्ब किया है? तो इस तरीके से वो जो एब्जॉर्ब होता है, तो इसमें भी वो चीज़ है, इंजेक्ट वो जो चीज़ जा रही ज़मीन से जो हमने डाला है, इसमें भी गया, पानी में भी गया। और अगर हम चाहे एक्वेटिक को खाएं, चाहे गोट को खाएं, या किसी को भी खाएं, तो इस तरीके से हमारे अंदर भी, जो हम हायर ट्रॉपिक लेवल में माने जाते हैं टॉप मोस्ट में, तो हमारे अंदर भी वो जैव प्रवर्धन होगा, जो बायोलॉजिकल में डीडीटी की बहुत अधिक मात्रा होगी। इस वजह से कई जगह डीडीटी का छिड़काव बैन हो गया है, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होगा। और डीडीटी के होने से हमारी बॉडी में क्या होता है, ये क्या होता है कि जो सेल की ग्रोथ है वो अनकंट्रोल्ड कर लेता है, फिर कैंसर हो जाता है। किसी के यहाँ गांठ हो जाएगी, यहाँ अचानक बढ़ता जाएगा, वहाँ फ्लश बढ़ता जाएगा, कैंसर कुछ नहीं है, कहीं पर भी बढ़ेगा बॉडी में तो वो कैंसर है। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल को क्या कहते हैं? कैंसर। तो उससे अगर एक जगह सेल बढ़ गई तो आसपास की नसों को ब्लॉक कर देगी, उसको कितना भी काट के निकालो वो तो बढ़ता ही जाएगा, और फिर मृत्यु हो जाती है। समझ में आ गई बात? सो इसलिए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यही है। वाई इट इज सो, अब इसमें कहा गया है कि पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इसके आगे थोड़ा और लिखो कि पेस्टिसाइड्स आर ये नीचे का मिटा दो। नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ये बात क्या अभी तक नहीं लिखा? Now, pesticides are non-biodegradable chemicals, ठीक है, इनका जैव अपघटन नहीं होता, तो इसकी वजह से क्या होता है, सो दे pass from one step to other in food chain and keep on accumulating in body. तो वो accumulate होते रहते हैं, ठीक है, accumulating in body, so and damage our health gradually. And damage our health gradually. This cannot be removed. इसे रिमूव नहीं किया जा सकता है। आप सोचो कि सब्जियों को उबाल लें, धो लें, उससे नहीं रिमूव हो सकता है। This cannot be removed by washing vegetables and meat. भाई ये तो आप लोगों ने खूब पढ़ा है ना कि जिसको किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, सब्जियों में या किसी चीज में पोटेशियम होता है ना, तो पोटेशियम हमारी बॉडी के लिए कचरा होता है, केले में सबसे ज्यादा तो पोटेशियम। वो स्टोन्स की बात कर रहे हैं। हाँ, किडनी अगर प्रॉब्लम हो गई, यहाँ किडनी होती है, तो उसमें प्रॉब्लम हो गई तो सब सब्जियां धो के खाई जाती हैं, नहीं तो क्या होता है, पोटेशियम हमारी बॉडी में बढ़ता है। तो पोटेशियम रिमूव कर सकते हो, हल्के गर्म पानी में धो लो, सब पोटेशियम निकल जाएगा, फिर उसके लिए आराम। लेकिन अगर आप चाहो डीडीटी को निकाल दो, पेस्टिसाइड्स को तो नहीं निकाला जा सकता, इसको धो के निकलता है, ये सेल के अंदर। कैसे निकालना, आदत बदलो, चुप चुप के कुछ मछलियाँ कम खाओ। खाना भी उसको पता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? दिन में तो कहते हो मछली जल की रानी है, रात को अब असली बात आती है कि डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर पर बात करो। ओजोन लेयर
कैसे होता है? मीट, उन्हें अगर आप धो भी लोगे ना तो भी DDT नहीं निकलेगा उसमें, चाहे कुछ भी कर लो, बॉयल कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें से आप DDT नहीं निकाल पाओगे, वो सेल के अंदर चला गया। ठीक है, ओजोन लेयर एंड हाउ इट गेट डिप्लीटेड and how it gets so ozone is a molecule. Ozone क्या है? Ozone is a molecule which is triatomic. ये O3 होता है, ठीक है। At higher level, it screens us from harmful ultraviolet rays, but at lower level it is lethal. यहाँ ओजोन हो तो हम लोग को मार डाले, डेडली है हैं? सर, बहुत डेडली है। डेडली है, ओजोन तो डेडली है ही है। So at, ठीक है कि नहीं? तो अब आप लोगों ने अभी तक सिर्फ क्रायोस्कोपिक सर्जरी में सोचा होगा बड़ा अच्छा है, ओजोन लेयर से कर रहे हैं। सर ये क्या है? हैं? कौन सी सर्जरी है? क्रायोस्कोपिक सर्जरी क्या होता है? मतलब क्या होता है, जैसे किसी किसी की बोन बढ़ जाती ना पीछे, तो बोन में ओजोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो बोन सिकुड़ जाएगी, बोन के बढ़ने से बोन टकराती हैं और फिर बड़ा बोन का पेन होता है। मान लो स्पाइनल कॉर्ड में या यहाँ पर होता नहीं है, किसी किसी को यहाँ पर सर्वाइकल का या लंबर रीजन का बड़ा पेन होता है, ठीक से बैठ नहीं पाता, तो वो क्रायोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है कि आपको -40 डिग्री से घुमाया जाएगा आपकी वो गाड़ी, तो लेटा करके। सर मजाक था, हैं? मजाक था। मजा ठीक है। अब इसमें आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा, जो आपकी हर बोन होगी ना स्पाइन में, इसमें बोन में लगा दिया, सब छोटी हो जाएंगी, छोटी हो जाएगी तो जो गैप होगा फिर उसमें लुब्रिकेशन आ जाएगा अपने आप, नहीं तो बड़ी बड़ी हड्डी में लुब्रिकेशन नहीं रह जाता। और फिर यही क्रायोस का मतलब सर्दी होती क्या, विंटर, इट इज कूल, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, क्रायोस्कोपिक सर्जरी। सर ये जो आपने बताया कि मतलब एनलार्जमेंट हो जाता है, वो मतलब उसका नाम क्या है, जो भी कोई बोन एनलार्जमेंट तो हो ही जाता है हमारी बॉडी में, कहीं पर भी होगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, ये स्पाइन की समस्या होती है। बोन एनलार्जमेंट, जैसे कभी हम झुक के बैठे हैं, देन इट गेट्स ए चांस टू, जब हम झुक के बैठेंगे तो बोन ग्रोथ होगी, और सीधे बैठेंगे तो उसको चांस नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि लोग कहते हैं कि सिट अपराइट, क्या कहा जाता है, सिट अपराइट, सीधे बैठो। और उसकी वजह से क्या होता है, ये भी कहा जाता है कि जिसकी स्पाइन जितनी यंग है, अगर 60 साल वाले की स्पाइन 40 की तरह यंग है तो उसकी एज 40 ही समझिए। स्पाइन अगर ठीक नहीं है तो वो आदमी 20 का होते हुए भी बूढ़ा, ये चीज़, क्योंकि उससे फिर चक्कर आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजिंग रहेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी नहीं रहेगा, पैर लहकेंगे चलोगे, रखोगे यहाँ पर तो इट इज ऑल कंफ्यूज। उसको बाद वो बोलेगा डॉक्टर की B12 की टेबलेट खाओ जिससे कि तुम्हारे बॉडी में वो कंट्रोल, लेकिन कुछ भी करो, अल्टीमेट ये सर्जरी सक्सेसफुल है जो विदेशों से आई है और हम लोग इसे अपना रहे हैं। महंगी महंगी उतनी महंगी नहीं है, सर, नाम सुन के तो सर्जरी हो रही है, यशलोक में भी होती है, कई जो भी है, बॉम्बे के फोर्टिस में भी होती है, बड़ी बड़ी जगहों पे होती है, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी क्रायोस्कोपिक सर्जरी है। और बहुत ज़्यादा देर नहीं, -40 डिग्री पे आपको 5 मिनट घुमाया जाएगा। -40 हाँ सर, नहीं मजा नहीं आता है, चेक कर लेना, क्रायोस्कोपिक सर्जरी डाल देना, ऐसे डाल देना, सर सर्जरी से पहले बहुत सर क्राई रोना ना क्राई क्रायोस्कोपिक। सर मैं तो मजे की बात कर रहा था, नाम नहीं बात समझ में आ गई ना? अच्छा अभी देखो, विच इज ट्राइएटॉमिक एट लोअर लेवल इट इज लीदल, क्योंकि इसको अगर आप इनहेल करोगे तो जान ले लेगा। एट लोअर लेवल इट इज लीदल। सर बर्ड्स को कुछ नहीं है, हैं? नहीं कुछ नहीं। अच्छा ऊपर तक जाती है। उतनी का हाँ, सर। 50 किलोमीटर जान। अब आप देख लो ना, ये अर्थ है, तो अर्थ में ये ट्रोपोस्फियर है, तो ट्रोपोस्फियर ये 0 से लेकर आप ये 10 किलोमीटर मान लो,
फिर यहाँ से 80, ये स्ट्रेटोस्फियर है। ये पुलवामा की याद हो रही है ना, पुलवामा का नहीं पड़ती है। तो स्ट्रेटोस्फियर, अब इसके ऊपर क्या है, मीजोस्फियर या फिर क्या है, सर थर्मोस्फियर। यस सर दैट इज ये जो है 250 किलोमीटर। और फिर उसके ऊपर आयनोस्फियर, तो इट इज 350 किलोमीटर। फिर ओजोन की लेयर किसमें? यहाँ पर है ओजोन, स्ट्रैटोस। ओजोन लेयर। और जो ट्रोपोस्फियर है ना, यहाँ से 1 किलोमीटर ऊंचाई पे बादल है। सर चिड़िया चिड़िया बादल तक थोड़ी ना पहुंच जाती है, वो कितना उड़ती होंगी, ज्यादा से ज्यादा देखो बहुत बाज है, ये सब कुछ है तो 500 मीटर तक चले जाते हैं, बस 500 मीटर। 1 किलोमीटर भी नहीं जाते। समझ में आई बात की नहीं? तो ये नहीं है कि इतनी बात समझ में आ गई, ये उड़ते उड़ते प्यास लगी तो बादल। अब ये है एट लोअर लेवल इट इज लीथल। यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था यहाँ से एक्सरे आती है, पूरी बात अब नहीं बताना है, लेकिन वही एक्सरे आयनोस्फीयर से क्या करती है, फिल्टर होकर के अपनी एनर्जी देके उसे आयोनाइज करके यूवी में बदलती है। तो यहाँ से कौन सी आई, एक्सरे। वहाँ पर आपको एक्सरे का जिक्र भी नहीं करना है, लेकिन यहाँ आते आते वो किसमें बदली, लेकिन ओजोन से बाहर निकलते ही किसमें बदल गई, विजिबल। यही हमें देखना है, विजिबल लाइट। विजुअल। विजुअल हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। अब देखिए एट लोअर लेवल इट इज लेदर एंड एट हायर लेवल क्या है, एट हायर सेफ नहीं है, एट हायर लेवल इट स्क्रीन्स अस, इट स्क्रीन्स अस फ्रॉम हार्मफुल। ये हमको ऊंचे स्तर पर स्ट्रेटोस्फीयर पर पराबैंगनी तरंगों से बचाती है। सो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है ना, ओजोन लेयर। सो अब जरा देखो इसमें होता क्या है। नाउ ऑक्सीजन, ये चीज होती है, सर घर जा सकते हो ना? घर ओजोन से जाया जाता है। यहाँ पर आप ये सही कह रहे हैं, क्यों इन्होंने बोला कि ईशान ने कि ये नेसेंट ऑक्सीजन में टूटती है। भाई इन्होंने सोचा कि ये प्रयोग किया जाए घर जाके, भाई क्रायोस्कोप की जाए। तो अब देखो O2 टूट गया, O2 कैसा होता होगा, ऐसा होता है ना। अच्छा नमाज का वक्त था इसीलिए नहीं अब क्या जाओ, नहीं। ठीक है कि नहीं। अब ये देखो कि ओजोन को किसने तोड़ा, डबल बॉन्ड को, 490 किलो जूल है, तो इसको यूवी ने तोड़ा, इसकी एनर्जी कम हो गई, यूटिलाइज हो गई, तो ये किसमें बदल गई, दो ओ में ये ठीक है, नहीं। नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब नवजात, अभी अभी उत्पन्न हुई। इसकी लाइफ कितनी होती होगी सर 2-3 सेकंड। ये ज्यादा ठीक कह रहा है, 10⁻⁻8 सेकंड। नेसेंट ऑक्सीजन, सर ये नापा सही है। ये बहुत अच्छा बताया, इतनी सेकंड इसकी लाइफ है। अच्छा इतनी सेकंड में ये किसी ऑक्सीजन से मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं है। सर ये कम है या ज्यादा है? मतलब पॉइंट के आगे आप 8वां 1 लगाओ। नहीं मतलब वैसे देखा जाए सो लेस, अरे मतलब वैसे देखा जाए तो बहुत ही कम है। मतलब सेकंड के आप किस में पहुंच गए, आप माइक्रो सेकंड से भी 100 गुना कम। -8 है क्या? -8 +8 है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इट इज सो लेस। तो इतनी देर में अब इसे क्या करना है, इतनी देर में इसे, जैसे ब्लीचिंग पाउडर में भी ये निकलता है, ये निकलते ही जहां पर अटैच हुआ कपड़े का रंग उड़ा दिया, कहते हैं ये विरंजक का कार्य कर रहा है, इट इज डीकलराइजिंग एजेंट। क्यों ब्लीचिंग पाउडर को हम डीकलराइजिंग एजेंट कहते हैं, उसमें से ऑक्सीजन निकलता है कि नहीं, CaOCl2, वो जो O है वो क्या है, डीकलराइजिंग एजेंट है, वही तो नेसेंट ऑक्सीजन है।
वहीं जहाँ करे कपड़ों में, लिनन में डाल दो ब्लीचिंग पाउडर और तुरंत वो क्या करेगा, डिकलराइज कर देगा कि नहीं? नहीं तो ऐसे रेलवे की चादर उजली उजली क्यों होती है? ब्लीचिंग पाउडर की वजह से होती है। वॉशिंग पाउडर नहीं ये ठीक है। अब जैसे इन्होंने 10⁻⁻8 सेकेंड है, तो ये ऑक्सीजन किससे मिलेगी? क्या O2 से मिल जाएगी? ये ऑक्सीजन निकली, ये तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और बुक में भी देख लो, ये O2 से मिलने के बाद क्या बना देगी? तो ये प्रोसेस होता रहता है। फिर यही, ठीक है ना, ओजोन बनाएगी। ऑक्सीजन तो बहुत है वहां पर, टूटती रहेगी, ओजोन बनाती रहेगी। सर ये क्या कोई टाइम पीरियड में होता है, ऐसा कभी भी हो जाता है? ये ठीक कह रहे हैं। कहते हैं अब ये रात को ओजोन टूटेगी, फिर से ऑक्सीजन बना देगी। बहुत बड़ी बात कही। मतलब दिन में जब धूप पड़ी तो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? ओजोन में। नाइट में चूंकि ओजोन बहुत अनस्टेबल होती है, तो अल्टीमेटली ओजोन इट अगेन स्प्लिट्स इनटू O2, क्योंकि ये बॉन्ड वीकर है, ठीक है कि नहीं? तो जो तीसरा वाला बॉन्ड है ना ओजोन का, वो ये ओजोन क्या है? ओजोन क्या इस तरीके का बॉन्ड है? वीकर है, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि ओजोन इस तरीके का है, ये शायद सोचते होंगे ईशान, बट ऐसा केस में ये एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा है, ये बॉन्ड सही नहीं है। सोचेंगे डबल डबल तो बन ही रहा है, डबल डबल वाला नहीं है, क्योंकि इसमें एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा है, ये खट से टूट जाता है। ये वाला फॉर्मूला सही है, ये नहीं, ट्रायंगुलर नहीं होता, ये सही है। बोलो समझ में आ गई बात? तो क्या बात प्रांजल ने बताई कि ड्यूरिंग डे आवर्स सारा ऑक्सीजन क्या होता है? टूटता है, टूटा कि नहीं ऑक्सीजन? और नेसेंट ऑक्सीजन यानी नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट का मतलब समझते हैं हिंदी में? नया उत्पन्न हुआ, न्यूली बॉर्न, नवजात ऑक्सीजन। एंड दैट ऑक्सीजन इमीडिएटली कंबाइंस विद O2 टू फॉर्म O3 ड्यूरिंग नाइट। दिन में सब O3 बन गया, रात में क्या होगा? O3 गेट कन्वर्ट्स इनटू O2, क्योंकि ये अनस्टेबल है। ये कैसा है? अनस्टेबल है। तो इससे जब ये टूटेगा, अभी दिन में हीट ली और रात में जब ये टूटेगा तो हीट देगा ना, तो हीट देगा, तो इसी वजह से इसे थर्मोस्फीयर लिखा गया। क्या? हाँ। 350 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर है, तो ये काम होता रहता है दिन में, ये रोज होता रहता है। सर O3 से O2 बने। O3 से O2 फिर बन जाएगा टूट के, ठीक है। दैट उसके क्या है? फ्री रेडिकल रिएक्शन। अभी हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना चाहते, क्योंकि ऐसे ही आपके सिलेबस कम है, तो आप हमारे वीडियोस देखेंगे तो वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, बट वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल। 11th में पढ़ने ही जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। सिर्फ इतना समझ लो O3 से O2 बन जाता है। तो अब जरा देखिए सर एरोप्लेन कौन से लेवल पे उड़ता है? एरोप्लेन कौन से लेवल के ऊपर? एरोप्लेन जैसे होता है, पैसेंजर और फाइटर में क्या फर्क? मतलब कि ये उड़ेगा सर 8,000 किलोमीटर तक उड़ता है और 9,000 भी, क्योंकि जो भी एरोप्लेन का लेवल है ना, सर 8,000 आप किलोमीटर। ये देखो सर अरे सर एग्जॉस्टर में चला ये बहुत अच्छा कर है। इन्होंने क्यों ऐसा कहा? सब चीज इनकी कैलकुलेटेड है। इन्होंने कहा 8,448 84 किलोमीटर हिमालय की है। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने, मीटर। तो इसका मतलब क्या? ये करीब करीब 8.4 किलोमीटर हुआ कि नहीं? बोलो। सर आपने किलोमीटर बोल रहे हो सर 8,000 अच्छा, किलोमीटर। गलत कर दिया। इतनी बात समझाई? ये क्या है? क्या ये माउंट एवरेस्ट है? 8,400, तो ये कितने किलोमीटर हुआ? 8 किलोमीटर। और माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी तो जा सकता है ना प्लेन, कहीं पर भी वहां ड्रॉप करना कुछ करना, तो उसके लिए भी उसको करीब 9 साढ़े 9 किलोमीटर जाना पड़ेगा कि नहीं? 10 तक आराम से चला जाता है। ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाने पर धीरे धीरे वहां पर एयर डेंसिटी कम होगी, तो फिर वो ऊपर नहीं हो पाएगा। एयर डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। सर्दी होगी तो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा टेक ऑफ कर पाएगा। अब कह दो कि वैक्यूम में चले तो अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच में एयर डिफरेंस होना चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं? दैट इज एरोप्लेन को उड़ने के लिए हवा होगी ना, तभी उड़ पाएगा। सोचो वैक्यूम में उड़ जाए तो नहीं उड़ सकता। इसके लिए क्या होना चाहिए? ज़्यादा एयर कब होती है? विंटर में कि समर में? विंटर में डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, तो विंटर में वो ज़्यादा लोगों को ले जाता है। विंटर में किराया सस्ता होता है। सस्ता होता है सर? हाँ सर अभी घूमना चाहिए।
जो जैसे गर्मियों में गर्मी रहती है तो उसमें वो कम पैसेंजर ले पाता है, सब नहीं ले पाता है, क्योंकि उसका पे लोड कम होता है। पे लोड का मतलब है कि कितने लोगों को ले जाने की कैपेसिटी। तो इन्होंने ये बात पूछी है कि एरोप्लेन कहाँ पर उड़ता है, तो दैट इट फ्लाइज एट ट्रोपोस्फियर। फिर दूसरी बात इन्होंने पूछी है कि फाइटर और ट्रांसपोर्ट में भी क्या कुछ अंतर है, तो ट्रांसपोर्ट जो है 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जबकि फाइटर और ऊंचे पर भी उड़ते हैं, दैट इज वो 10,000 तक भी जा सकते हैं। समझ में आ गया? मीटर ना सर, मीटर चीर हाँ, और अगर जो ट्रांसपोर्ट है वो 1.5 मैक की स्पीड होती है, यानी ध्वनि की रफ्तार आप जानते हो यस 3.43 होती है मीटर पर सेकंड। ये 1 मैक है, इसे क्या कहते हैं 1 मैक। 1.5 मैक स्पीड से जाते हैं ट्रांसपोर्ट, जबकि 2.5 और 3 मैक से जाते हैं फाइटर। ठीक है, ये तो बात हो गई कि ओजोन लेयर की, लेकिन ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है। सो ओजोन लेयर के डिप्लीट होने का हम देखेंगे कि भाई क्या है, आपके में मैप बना हुआ है क्या, कैसे डिप्लीट हुई। नो अब देखो, करा लेते हैं इतना। कंपैरेटिव मैप ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। कंपैरेटिव मैप ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। Here are some pictures that match. ये देखो, तो इससे पता चलेगा। सर ये ऑस्ट्रेलिया में होगा पक्का। अभी देखो कि इसमें ये दिखाया गया है सर या फिर कि अंटार्कटिका कब कब है। पहले 79 है, तो 79 में बहुत हल्का हल्का लगा। ठीक है, ये ऊपर का रीजन है, ऊपर आर्कटिक है ना और नीचे अंटार्कटिक है, तो आर्कटिक रीजन में इतना है 79 है। देखो 79 के बाद क्या है, 79 के बाद 87 में ये ज़्यादा डार्क हो गया। 87 में वहाँ पर 2000 साइंटिस्ट गए थे, सबको स्किन कैंसर हो गया। सर 1980 में ज्यादा ही मतलब ओजोन लेयर फिर डिप्लीट अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है 2006 में। फिर इसके बाद फिर जो इन्वायरमेंट पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ सबका, तो फिर उन लोगों ने निर्णय लिया कि जो है जहाँ है जितना CFC बनाते हो और ना बनाना, ये नहीं कहा कि उसको बंद कर दो। तो फिर 2006 और 11 में इतना है। कभी कभी ये बढ़कर और भी यूरोपियन कंट्रीज तक भी जा सकता है, तो फिर ऐसे केस में स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो लोग होते हैं ना कि सर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी बना है। मेलानिन होता है, जो काले लोग होते हाँ, हैं सर। उनमें स्किन कैंसर की उतनी समस्या नहीं है, जो गोरे लोग होते हैं उनमें स्किन कैंसर की समस्या। सर जो इक्वेटर के पास होते हैं उनमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपने देख लिया ना कि धीरे धीरे ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन होने लगा है। यहाँ पर ये चीज दिखाई गई है, ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ा है, 70 में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये हो गया, और ये ओजोन होल कहलाता है। अब जरा देखें कि ओके वो ना कौन आ वो फ्लिपकार्ट क्या सर क्या हाँ हमारा पूरा लग रहा है। पूछा किसी ने डर ना उसको यहाँ पे वही काम है। नाउ अब देखिए, so now the amount of ozone in atmosphere began to drop sharply. Amount of ozone 80 में ये सबसे ज्यादा डिप्लीट हुआ। ये बात सही कह रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है। The decrease has been linked to synthetic chemical like CFC. So depletion
of ozone layer at Arctic. बात क्या करें, बात मत करो। नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल इज ड्यू टू यूज ऑफ and leakage of CFC, that is chlorofluorocarbons, excessive use and leakage of this ये हो रहा है, which is used as refrigerants and fire extinguisher. Refrigerant and fire तो इनमें यूज होता है। नाउ दैट इज UNEP। UNEP का फुल फॉर्म अनीशा क्या है? UNEP ने 1987 में इसके ऊपर एक दैट इज कॉन्फ्रेंस किया। इन 1987 UNEP, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम, उसको उसी से ही बात करोगे, वो अभी 7वें नंबर पे पहुंच गया क्लास में फर्स्ट से, और हर चीज में वो पिछड़ रहा है। तुम तो टॉपर हो गए। उसकी स्थिति नहीं देख रहे हो, बेचारा कुछ लिख भी नहीं रहा है। सो ठीक है, इन फोर्जिंग द एग्रीमेंट, ठीक है, UNEP members agreed on reducing the CFC production, reducing the CFC production at 1986 levels, क्योंकि 87 में हुआ तो तब तक बढ़ गया होगा, तो उन्होंने कहा कि पिछले साल तक जितना करते थे वहां तक रिड्यूस करो, तो ये चीज हुई है। मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, तो कितने आर आपको बताए गए, 3R की 5R? 5। अभी सबसे अच्छा हमारे कंट्री में मैनेजिंग द गार्बेज कहाँ होता है? सर इंदौर में। इंदौर में कहीं पर भी जितने भी मंदिर हैं उसके बाहर एक ऐसा मशीन लगा है कि फूल डालोगे तो वो उसमें सब चला जाएगा और उससे कंपोजिट होकर खाद निकल आएगी। जितना प्लास्टिक है, प्लास्टिक जितनी भी पॉलीथीन है, सबसे सड़क बन जाएगी उसका। हाँ, तो उस तरीके से असफाल्ट बना देते हैं। एक भी ऐसा सिंगल कचरा नहीं, वो प्रोडक्शन ही हो रहा है जिस चीज का। क्लीन, वो हमेशा से 4 साल से वो क्लीन सिटी का ही खिताब पा रहा है। तो और डीएम को भी खूब पैसा मिल रहा है। नाउ मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, सो दैट इज द गार्बेज रिड्यूस द ब्यूटी ऑफ एनी टूरिस्ट प्लेस। अगर आप कहीं भी चले जाओगे तो अच्छी जगह तभी लगेगी जब वो साफ है, अदरवाइज इट रिड्यूस द ब्यूटी। इट इज द गार्बेज डीलिंग द प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ गार्बेज इज, ये कैसा है, इट इज ए सीवियर प्रॉब्लम, या ये कह सकते हैं कि लार्ज प्रॉब्लम ऑफ एनी कंट्री। डीलिंग द गार्बेज, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, क्या करें, डंपिंग इन डीप सॉइल करें, क्या करें, उसका बर्निंग कर दें, या तो बर्निंग कर सकते हैं, इंसिनरेशन। इंसिनरेशन का मतलब होता है दहन, पूरी तरीके से जला दो गार्बेज, ये भी हो सकता है। हाउ एवर इट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। तीसरी चीज होता है रिसाइकल द गार्बेज, सम ऑफ देम कैन बी रिसाइकल्ड, हाउ एवर सेग्रीगेशन इज प्रॉब्लम, रिसाइकल भी कर सकते हो, इंसिनरेशन जला भी सकते हो। तीसरी चीज इंक्रीमेशन होता है ना शायद।
नेशन शायद वो दैट इज क्रीमेशन। क्रीमेशन का मतलब है किसी की बॉडी को जलाना, क्रीमेशन। और इंसिनरेशन यानी किसी चीज को तब तक जलाओ कि जब वो एशेस में न बदल जाए, ठीक है ना, इसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल। या और भी देयर आर सम मेथड्स की जैसे हमने रिसाइकलिंग कर ली और गार्बेज के लिए कि कम से कम गार्बेज प्रोड्यूस करो या उसको रीयूज करो, ये सारी चीजें हो सकती है कि नहीं। तो ये है अभी जो दुनिया का 80% गार्बेज ये चाइना खरीद लेता है दुनिया से। ये इसने खरीदता है? खरीद लेता है, कहता है तुम्हारे यहाँ जो गार्बेज हमें बेच दो, और फिर उसके वो कंटेनर बनाता है, जो शिपिंग कंटेनर नहीं होते हैं, हाँ, तो उसके कंपोजिट कार्बन मटेरियल के बना देता है। और फिर उन कंपोजिट कंटेनर को जो शिप में जाते हैं ना, बहुत बड़े बड़े कंटेनर, तो उनको वो क्या करता है कि फिर दो लोगों को देता है कि इसमें व्यापार करो। अब जब ये काम उसने शुरू कर दिया तो अब वो क्या कर रहा है कि लोग जब उससे खरीद नहीं रहे हैं सामान, उसने कहा तुम हमसे सामान नहीं करोगे, हम कंटेनर ही नहीं देंगे, जा जिस जो लेता हूँ। अब वो देखो एक तरीके से निर्भरता है कि नहीं। सो व्हाई इट इज सो, बिकॉज उसने कंटेनर बनाए, सबका गार्बेज लिया, पैसे लोगों को मिल रहे थे, तो इसके अलावा उसने कंटेनर बनाया, तो कंटेनर पर भी निर्भरता है और गार्बेज के डिस्पोजल की भी समस्या है। तो देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स। तो ये चीज़ है। तो जो भविष्य में 3 चीज़ें हैं, जो एनर्जी में सबसे आगे निकल जाएगा वो दुनिया पे राज करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी में जो आगे निकल जाएगा वो उसका दुनिया पर क्या होगा, राज होगा। और जो कम्युनिकेशन में 3 चीज़ें जो आगे निकल गया वही लीडर होगा। सारे देश जो है रशिया से अपनी सेना बुला रहे हैं, बोले नहीं करने दो यूक्रेन को। रशिया यूक्रेन विवाद जानते Yes, हो ना? yes, sir. क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि 40% एनर्जी नीड जो यूरोपियन कंट्रीज की है रशिया ही पूरी कर रहा है। बोले अगर हम इससे लड़ेंगे तो ये हमको ना गैस देगा जलाने के लिए, एलपीजी कुछ देगा ही नहीं, फिर लड़ना ठीक सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट सर समझ रहे हैं? सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी ज़्यादातर रशिया से ही आते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने 30 साल का अनुबंध कर रखा है। अभी तक चल रहा है 30 साल का अभी मोदी करके आया 3 साल पहले। तो मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो अब हम देखेंगे कि देखो मैनेजिंग द गार्बेज में आपको यहाँ पर एक बात और बताई गई है। जैसे लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने कुल्हड़ चलाया था, चाय के लिए आपके में वो मार्जिन में लिखा हुआ कुल्हड़ का है ना, डिस्पोजेबल का। तो अब उससे क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम जो है डिस्पोजेबल कप, ये लिखा नहीं डिस्पोजेबल कप ये लिखा। तो अब उससे क्या हुआ, जब वो कुल्हड़ चलने लगे तो वो कुल्हड़ क्या करते थे, क्या जो ऊपर की टॉप सॉइल है उससे बनाए जाते थे। लोगों को रोजगार तो मिला, बट इतनी ज्यादा जनसंख्या, कुछ भी करोगे यू हैव टू डू वेरी केयरफुली, अदरवाइज ये इकोलॉजिकल इम्बैलेंस पैदा कर देगा। तो टॉप सॉइल, भाई आपने टॉप सॉइल सब निकाल के कुल्हड़ बना दिए तो वो जमीन इनफर्टाइल नहीं हो गई, उतनी जमीन पे कुछ उगाया नहीं जा सका। तो इस तरीके से लोगों ने देखा अरे ये तो पर्यावरणीय असंतुलन पैदा कर रहा है, इट इज ठीक है ना, क्रिएटिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, तुरंत तो रोका गया। फिर उसके बाद डिस्पोजेबल कप बनाए गए। अच्छा, जो कप बनाए जाते हैं उसके लिए कागज थाईलैंड से आता है। थाईलैंड में बहुत सस्ता कागज है, इंडोनेशिया में जो हमें यहाँ रिम 250 रुपये 200 रुपये की मिलती है, वो वहाँ से 40 रुपये की चलती है। रिम यानी कोई भी ये जो रजिस्टर है ना, हम लोग इतने मोटे रजिस्टर हैं, वो जो थाईलैंड से हम लोग अली बाबा के थ्रू मंगाते हैं वो 3.5 रुपये के, लेकिन यहाँ वो 50 रुपये में। तो आप समझ सकते हैं थाईलैंड में कागज कितना सस्ता, क्वालिटी अच्छी है। हाँ वही क्वालिटी है। रिम की मैं बता रहा हूँ 40 रुपये करीब है, लेकिन अली बाबा जो है चाइना की कंपनी है, वो इतनी चोर है कि वो पैसा ले लेगी और वो आपको कागज ही नहीं भेजेगी। हाँ मैक्सिमम टाइम्स ये होता है, ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं तो दूसरी जगहों पे कागज का है, तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है ना। कब का आपको समझ में आ गया कि नहीं कि that is Kullar's was unsuccessful. Initially it was appreciated, however later on this was a flop. तो बड़े जगह पे ऐसा नहीं किया जा सकता है। However, there are एयर फ्रेशनर भी क्या एक प्रोपेलेंट है, ठीक है कि नहीं। तो जो प्रोपेलेंट हम एयर फ्रेशनर हवा में डालते हैं, इट ऑल्सो गोज अप टू स्ट्रेटोस्फियर एंड देयर
इट डिकम्पोजेस या डेप्लीट्स ओजोन लेयर। तो एयर फ्रेशनर भी यही काम करता है। सर अब तो उस पे लिखा रहता है नो सीएफ। नो सीएफसी ऐसा लिखा रहता है। हाँ ठीक है। नाउ CFC household waste is called garbage. Household waste is called garbage. And now this garbage जो भी है, disposal of waste means to get rid of waste. It contains, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? It contains metal objects, मेटल के भी होते हैं, glass articles, medical waste सर ग्लास को पिघला के वापस कुछ नहीं और use कर सकते? वेजिटेबल वेस्ट हैं। सर ग्लास को अगर मेल्ट करके वापस यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तभी तो ग्लास की बोतलें बिक जाती हैं। वेजिटेबल वेस्ट, ठीक है, मेल्ट हो जाता है, इस तरीके से होता है। डिस्कार्डेड शूज, सीवेज, ये सब है। शूज ये तो डिकम्पोज हो जाएगा। एंड सीवेज का अलग ड्रेनेज सिस्टम है। सो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का मतलब क्या होता है कि इफ इट इज नॉट, अगर मान लो इंदु डिस्पोज ना करो गार्बेज को, तो क्या होगा? फाइल होता जाएगा, ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देगा और अल्टीमेटली हम लोग डिसीज हो जाएंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारे वेक्टर ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाएगा। तो इसका तो जरूरी है डिस्पोजल करना, ठीक है। सर और ये क्या लिखा है सर? ये थर्ड लाइन में डिस्कार्डेड। हाँ, दैट इज डिस्कार्डेड शूज, जो तुम्हारे जूते खराब हो जाते हैं, ठीक है। और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मीन्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। ये दिक्कत कर रहा है ना, और कौन प्रॉब्लम कर रहा है? आपका कंसर्न बहुत बड़ा है। मीन्स टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। अब देखिए सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मोड्स क्या हैं कि 5 तरीके से हैं। सो इट कैन बी डन बाय रिसाइकलिंग, ठीक है। सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, कंपोस्ट बना लीजिए। इंसिनरेशन यानी दहन, इंसिनरेशन। ऐसे आपने कई जगह देखा है क्या कि ऐसे बने होते हैं, तो भट्टी भट्टी सी होती है, उसमें यहाँ से डाल दिया, हाँ एयरपोर्ट में बने होते हैं, हाँ सर इसमें डाल देता है, जलता रहता है, इंसिनरेट हो जाता है। लैंडफिल, लैंडफिल भी अच्छा है कि जो लोअर ग्राउंड है उन्हें लैंडफिल है। और 5वां सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज को तो इधर उधर नहीं डाल सकते ना, तो सीवेज ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट करना होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करना पड़ेगा, बैक्टीरिया भी डालने पड़ेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। इनके ऊपर आपको कुछ ना कुछ लिखना है कि now recycling means सॉलिड वेस्ट, बहुत सारी ऐसी चीजें जो रिसाइकल हो सकती है। रिसाइकलिंग, सॉलिड वेस्ट लाइक क्या हो सकते हैं? ब्रोकन प्लास्टिक आर्टिकल, ब्रोकन प्लास्टिक आर्टिकल, ग्लास आर्टिकल, मेटल,
मेटल वेस्ट, इन सब को क्या किया जा सकता है, ठीक है, इट इज रिप्रोसेस्ड टू कैन बी reprocessed to get pure, उसी का जो है pure form of it, ऐसा किया जा सकता है, and various objects can be made. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। वेजिटेबल पील को क्या करो, आप एक जमीन में गड्ढा खोद लो, उसमें डाल दो थोड़े, आप क्या है कि कंपोस्ट में वर्मी फॉर्म डाल दो, कुछ कीड़े होते हैं ना, और उसको ढक दो, 15 दिन बाद निकालोगे कंपोस्ट बन जाएगा। वो रेड वॉर्म। हाँ, तो इसलिए प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, तो मैं दिखा देता हूँ वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। हाँ भाई, रेड वॉर्म वर्मी कंपोस्ट, According to Wikipedia, vermicompost is the product of the decomposition process using So, various species yeah. of worms, usually red wigglers, white worms, and other earthworms. ये अमेजन पे मिल जाएगा, खरीद लेना। ये है, ये चीज, तो प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। जब तक हमारे इन सभी गमलों में अर्थवर्म थे तब तक हमें चिंता नहीं थी, अब धीरे धीरे पानी नहीं डाला, अर्थवर्म मर गए, तो फिर उसकी जो सस्टेनेबिलिटी थी प्लांट की वो खराब हो गई, तो प्लांट भी मर गया। अर्थवर्म के रहने से प्लांट था, अर्थवर्म के न रहने से प्लांट तो चला। फिर से ले आओ उसको। अब लाएंगे, अब धीरे धीरे इन्हीं में से 2-4 डाल देंगे। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, now that is biodegradable domestic waste like leftover food, palm waste, उसको पराली नहीं जलाना है, palm waste and vegetable peels। तो फार्म वेस्ट से भी कई अच्छी अच्छी चीजें बना के लोगों ने दिखाई है, जो पराली जलाते हैं ना, जलाने से क्या होता है? जलाने से उससे क्या होता है कि पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन से फिर एनसीआर के आसपास ठीक नहीं रहता है, ठीक है, NCR सो आसपास का एरिया, तो वेजिटेबल एंड लीव्स, ये क्या कैन बी वेजिटेबल पील्स, ड्राई लीव्स कैन बी कन्वर्टेड, उसे मैन्योर में बदला जा सकता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। अगर देख लो, अगर आपने उसको जमीन में बरी कर दिया और थोड़े बहुत वर्मी फॉर्म डाल दिए तो कंपोस्ट हो गया, और उसी स्लरी जानते हो जिसमें चीजें सड़ती रहती हैं वो ऊपर उठ जाता है, बायोगैस बनती है, तो वो मैन्योर कहलाता है, जो मैन्योर है ना, तो ये कंपोस्ट हो गया जो हमने ये बनाया ड्राई फॉर्म, और वो बहता बहता निकले तो उसे क्या कहेंगे कि वो आपने देखा है कि नहीं देखा है मैन्योर कि किस तरीके से वो बह बह कर जाता है। सो ये देख लो, बायोगैस प्लांट, के सांप डाल ये देखो, बेरोजगार तो किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं बायोगैस प्लांट के बारे में,
चलिए देख लेते हैं कैसे वो काम करता है और क्या उसके प्राइसिंग है। सभी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको बता देते हैं कि जो आपका आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह आपका डेयरी है। यहाँ से जो भी आपका गोबर होता है स्लरी, वो आपका बहते हुए यहाँ से आपका नाली ये है, यहाँ से आते हुए ये नाली में आपका जो गोबर होता है चला जाता है इसके अंदर। ये अगले पेज में यहाँ से बोलो आप स्लरी ये पंप बनी देख हुई है। सकते हैं। यह जो आपका पंप है ये आपका इसे आपका जो स्लरी है उसे ऊपर ले जाता है। ऊपर ले जाने के बाद आपका जो गोबर है वो आ जाता है आपका इसके अंदर। यहाँ से आपका गोबर इसके अंदर पानी मिलने के बाद आपका चला जाता है यहाँ पर। आप पीछे देख सकते हैं यह आपका है बायोगैस प्लांट। जब भी आपका इसके अंदर गैस बन जाती है ये आपका ऊपर उठने लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका गोबर गैस पेज प्लांट नंबर भरा हुआ है 247 तो यह आपका 16 kVA की जनरेटर 247 है। और अगर आपका ये गोबर गैस प्लांट आपका पूरा भरा हुआ है ना तो यह आपका 16 kVA की जनरेटर को आपका पूरा 14 घंटे तक चला सकता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका गैस निकल के मीथेन जो आपका गैस होता है वो आता है यहाँ पे। इसके अंदर आपका ये आप देख सकते हैं ये है आपके फिल्टर से होते हुए फिल्टर होने के बाद आपका यहाँ पे ये चला जाता है दो जगह। सबसे पहले बिजली बनाने के लिए, सबसे दूसरा आसान सी चीज आप है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका लगा है। ये पंप देख सकते हैं, यह जो आपका रहते हुए यहाँ से आपका नाली ये है, यहाँ से आते हुए ये नाली में आपका जो गोबर होता है चला जाता है इसके अंदर। इतना सब नहीं समझ किसी को साहब बोलता था। साहब नहीं ये ठीक है, इसको देखो। थोड़ा सस्ता वाला इसको स्लरी को मिला दिया और स्लरी में बैक्टीरिया डाल दिया डिकम्पोजर। ये गोबर गैस प्लांट का इनलेट है, मतलब यहाँ गोबर डाला जाता है। ये इनलेट वहीं बनाया गया है जहाँ पशु बांधे जाते हैं, मतलब गोबर उठाया और सीधा इनलेट में डाल दिया। इस दीवार के बाहर गोबर स्टोरेज टैंक है। इस टैंक में गैस बनती है और पाइप के माध्यम से अंदर चली जाती है। इसमें मीथेन गैस बनेगी, CH4 गैस। इस गोबर गैस प्लांट को बनवाने वाले किसान को कितना फायदा हुआ, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ है सरपंच चंद्रपाल, हरियाणा में खजूरी कहा है। जानते हैं सरपंच। तो वो स्लरी डिकम्पोज होती जाएगी और फिर अल्टीमेटली आपके में वो ढक्कन बना हुआ है कि नहीं स्लरी के ऊपर, तो क्या उसी में से गैस निकलेगी? एक ढक्कन बना हुआ है, ये ऊपर नीचे उठता रहेगा। क्या होगा? समझ लो। तो कंपोस्ट में क्या चीज होती है कि यहाँ से ये देखो ये स्लरी जाएगी और इसके बाद ये ढक्कन है, तो अब यहाँ से स्लरी इसमें जाएगी और यहाँ से ये निकल जाएगा, ये ऊपर नीचे होगा और यहाँ से गैस निकलेगी। बहुत आसान है। आपने यहाँ से डाल दिया ना गोबर पानी में मिला के, फिर इसमें ये है डाइजेस्टर। इसे क्या कहेंगे? डाइजेस्टर। जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या, जब इसमें गैस बनेगी तो क्या ये ऊपर उठेगा? हम कहेंगे अरे हमारी कैनोपी तो बड़ी उठी हुई है, लगता है काफी गैस है। और जैसे जैसे गैस खत्म होगी क्या नीचे चला जाएगा? है बात कि नहीं? तो जब ये ऊपर उठेगा तो जान जाना ज्यादा गैस है, वहां से गैस चली जाएगी आपके रसोई घर में, और यहाँ से जो मैन्योर है क्या वो खेतों में चला जाएगा डाइजेस्ट होने के बाद। समझ में आ गई बायोगैस प्लांट? तो ठीक है। सर वो जो गैस निकलेगी वो आग जलाने में हो सकती है? वही आग जलाने में होगी, लेकिन थोड़ा सा नाक में कपड़ा डाल के जलाना, क्योंकि वो जो है वो मीथेन और गोबर की महक आएगी। ठीक है। सो इस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट आपको समझ में आ गया। तो कंपोस्ट की मशीन आती है, कई बार अमिताभ बच्चन ने भी इसका वो किया गया है। ठीक है भाई, इनटू ग्राउंड एंड यूज्ड एज मैन्योर, उसे मैन्योर भी कहा गया है, और इसी को मैन्योर भी लिख लो। दोनों एक ही चीज है, या खाद। अब देखो इंसिनरेशन क्या है। इंसिनरेशन का मतलब है दहन। आप जला दो किसी चीज को। मेडिकल वेस्ट के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, उसे जलाना ही पड़ेगा। और कुछ करोगे क्या? नहीं तो दूसरी चीज में तो इंसिनरेशन का मतलब है रिड्यूसिंग टू एशेस। इट मींस reducing to ashes।
मेडिकल वेस्ट आर इंसिनरेटेड। देख लो सब अलग अलग चीज है, ये नहीं है कि सब मर्ज कर दो। रिसाइकलिंग उनकी होती है जो रिप्रोसेस किए जाते हैं, कंपोस्ट उसका होता है, इसकी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है, सबका अलग अलग है ना। तो कंपोस्ट उसका बनता है वेजिटेबल पेस्ट का, इंसिनरेशन किसका होता है, क्या मेडिकल वेस्ट का। और चौथी चीज क्या है, लैंडफिल। कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो किसी काम में नहीं आते हैं। लैंडफिल, मान लो तुम्हारे घर से कंक्रीट निकली, बहुत सारा सैंड और जमीन मलबा नहीं निकलता घर बनने में, उसका क्या करोगे, तो उससे लैंडफिल कर दो, मलबा नहीं निकलता घर टूटने में। तो उससे क्या होगा कि द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट बाय पुटिंग इन लो लाइंग एरियाज, disposal of waste by putting in low lying area, उसमें डाल दिया जाए, एंड कवरिंग इट विद अर्थ, और फिर बाद में उसमें मिट्टी डाल दी जाए, कवरिंग इट विद अर्थ। ऐसा बृहन मुंबई नगर पालिका ने बहुत किया, और फिर उसमें इतने सुंदर सुंदर हैंगिंग गार्डन और क्या क्या बना डाले। हाँ, सो कवरिंग इट विद अर्थ यानी मिट्टी से भर दिया, यस, इज कॉल्ड लैंडफिल। इट इज कॉल्ड लैंडफिल। इसको आप क्या कर सकते हो, लो लेवल एरिया में इट विल लैंडफिल साइट कैन बी यूज्ड आफ्टर ए कंसिडरेबल टाइम। तो ऐसा नहीं कि तुरंत आप इसमें नहीं कर सकते हो, कई सालों तक पड़ी रहेगी तो फिर वो ये जमीन यूज में आ जाएगी। और चौथी चीज फिर नेक्स्ट क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज लिख लो इसमें, ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट क्या है कि द डर्टी ड्रेन वाटर कंसिस्ट ऑफ यूरिन एंड फेसेस। डर्टी ड्रेन जो ड्रेनेज सिस्टम में होता है, सीवेज पाइप, ड्रेन वाटर कंसिस्टिंग ऑफ यूरिन एंड फेसेस। तो इनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे जाना है, ट्रीटमेंट होना है, तब जाके ये रिवर में डाले जाएंगे, ऐसे सीधे नहीं डाल सकते ना, ये तो है ना, पीसेस, पीसीज, ठीक है। सो इसको हम क्या करेंगे, species is carried out in homes, so it is called sewage। इसे क्या कहेंगे, called sewage। अब इसका क्या किया जाएगा, सर हाइड्रो पेरोक्साइड और बैक्टीरिया, यस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो इट इज rooted to sewage treatment plant। sewage treatment plant, उसमें भेजा जाएगा, and then हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पेरोक्साइड H2O2 एंड डिकम्पोजर्स। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो डिकम्पोजर्स में डाले जाएंगे, वो इसे डिकम्पोज करेंगे, हाँ, बैक्टीरिया डाले जाएंगे। डिकम्पोजर्स आर एडेड टू इट। उससे क्या होगा, वो ऑर्गेनिक वेस्ट को, क्योंकि सब ऑर्गेनिक है ना, उसको इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदल देंगे। ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो प्लांट पैदा होंगे वहां पर जाके पानी में। दे कन्वर्ट इट इनटू इनऑर्गेनिक वेस्ट। Then it is routed to river. Then it is routed to river। फिर इसे रिवर में डाल दो। तो इस तरीके से ये काम, हाँ, ये किया जा सकता है।
इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। फिर इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट नहीं करेंगे, पढ़ा तो हुआ ही। थैंक यू। वेलकम। आधा ही हुआ सर। चलो ठीक है, देखो। डिस्टर्ब कर दिया सर। ओके, वेलकम। वेलकम बेटा। जो ओशन में जो ग्लास होते हैं वो मतलब नॉर्मल जो ग्लास ह्यूमंस में जो बनते हैं वो सेम है क्या? ओशन Oceans में जो ग्लास बनते हैं ना, ओशन सी डाइवर्स, हाँ सी डाइवर्स ढूंढते हैं बहुत सारे ग्लासेस छोटे छोटे से, या ये ह्यूमंस के ग्लासेस हैं? मैंने ओशन में ग्लास का सुना ही नहीं है। होता है क्या? हाँ सी डाइवर्स जाते हैं और छोटे छोटे मतलब एक्सपेंसिव होते हैं। शेल तो नहीं है, ग्लास होता है। ग्लास अच्छा, फिर वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मैं इसमें चेक कर लूँगा एक बार कैसा होता है क्या। Thank you, sir.